एंड वेलकम टू डिसेंडेंट अचीवर्स। तो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। तो यहाँ पे मैं यूजीसी नेट जेआर की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, पेपर 1 की। सो यहाँ पे आजकल हमारे एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, ठीक है। सो रिसर्च एप्टीट्यूड पे चल रहा है, तो इससे पहले लॉजिकल रीजनिंग पे चल रहा था। तो अगर आपने वो वाले क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप वो एमसीक्यू सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। यस, तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट हम यहाँ पे कवर करते हैं पूरे कंसेप्ट जो पेपर 1 के रहते हैं, ठीक है, थ्रू एमसीक्यूज या थ्रू थ्योरी क्लास, ठीक है। तो 2 बजे जो एक क्लास रहता है और 8 बजे एक क्लास रहता है, शाम के 8 बजे रहता है, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग करवाया जाता है, ओके। सो हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआर को क्रैक करना, ओके। सो यूजीसी नेट जेआर पेपर 1 थ्योरी एंड एमसी क्लास रहता है 2 बजे और मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास रहता है 8 बजे, ओके। यस, सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो देखो, जितना हो सके उतना आप एमसीक्यूज अटेंड कर लो, क्योंकि एमसीक्यू से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ये भी पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, टाइम कैसे मैनेज कर देंगे, तो वो आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। यस, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, ठीक है। हाँ, देखो, शेयर आप कर लो, फिर जब वो देखेंगे तब, ठीक है, आप बट उनके साथ आप शेयर कर लोगे, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू सीरीज जो है ये एक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है ना, कितने क्वेश्चन हमें आते हैं, है ना। सो आपको ये कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट करता है कि आपने जो प्रिपरेशन की है कि वो कैसी है, ठीक है। हाँ, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, वो आपको दिखाई देता है जब आप क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। आप थम्स अप करिए सब। यस, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए आप और आंसर करिए। Which research approach is the most appropriate to establish a relationship that is causal in nature? यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी रिसर्च अप्रोच है जो ज्यादा मतलब जो दिखाती है रिलेशनशिप, बट वो रिलेशनशिप जो है वो कॉज एंड इफेक्ट आता है, उसमें इन्हें काजल रिलेशनशिप दिखाता है। वो कौन सी है? एक काजल कंपैरेटिव है, एक्सपेरिमेंटल से कोरिलेशनल, डी है डिस्क्रिप्टिव। आप सब आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। Which research approach is the most appropriate to establish a relationship that is causal in nature? यानी एक रिलेशनशिप जो डेवलप करता है ना, एस्टैब्लिश करता है एक रिलेशनशिप जो काजल इन नेचर होता है, जिसमें काज दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, सो आप सब आंसर करिए, आपके पास ये टाइमर है, आप इसको अच्छे से आंसर करिए। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या? एक्सपेरिमेंटल जो होता है, काजल कंपैरेटिव नहीं होता है, इसमें काज भी होता है और कंपैरिजन भी होता है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, यानी काज दिखा जाता है, ठीक है। यस, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रिलेशनशिप दिखाता है और वो रिलेशनशिप जो है वो काजल रिलेशनशिप है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते थोड़ा सा देखते हैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो है, इसमें हम काजल रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द एंटिटीज या बिटवीन द वेरिएबल्स। जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उनके बीच में हम क्या देखते हैं, एक रिलेशनशिप देखते हैं, बट वो काजल रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रिसर्च होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये हाइपोथेसिस पे डिपेंड करते हैं कि कितनी अच्छी हाइपोथेसिस बनी हुई होगी, ठीक है, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है, ओके। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं इसमें, ठीक है। तो कॉजल रिलेशनशिप यहाँ जब भी आपको बताना होगा तो वो किस में होता है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है, ओके। इसको हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज इनटू एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और प्रेडिक्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन
यानी जो इन्हें रिसर्च के डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो जैसे एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, प्रेडिक्टिव रिसर्च जो ये किसके आधार पे है? ये लॉजिक भी है, आउटकम से है, प्रोसेस भी है, पर्पस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो ये जो टाइमर है ये इसके लिए है, आप इन्हीं सेकंड्स में आप आंसर करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं और अभी आपके पास टाइम है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है? पर्पस। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेस पे है? ये है पर्पस के बेस पे, ओके, ऑन द बेस ऑफ पर्पस, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स जो है रिसर्च के, जिसको क्लासिफाई किया गया पर्पस, प्रोसेस और आउटकम के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले पर्पस के हिसाब से कौन कौन सा टाइप है। वह एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्शन रिसर्च, इन्हें डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं, एनालिटिकल रिसर्च और प्रेडिक्टिव रिसर्च। और जो प्रोसेस के हिसाब से क्लासिफाई की जाती है रिसर्च को, वो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आउटकम बेस पे है अप्लाइड, बेसिक और प्योर रिसर्च और एक्शन रिसर्च, ठीक है। तीन है आउटकम बेस पे, कौन कौन से? अप्लाइड, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तीन तरह के क्लासिफिकेशन, एक है पर्पस, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटकम। प्रोसेस में आते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च एंड प्रेडिक्टिव रिसर्च। प्रोसेस में आते हैं दो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आउटकम में आते हैं तीन, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कॉजलिटी कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स। यानी अगर हम देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कहां से आती है, ठीक है, किस रिसर्च मेथड से हमें एक एविडेंस दिखाई दी जाती है कॉजलिटी की, ठीक है, कॉज की। तो वो एक्सपेरिमेंटल भी है, कॉजल कंपैरेटिव से, कोरिलेशनल भी है, नन ऑफ द अबव। आप आंसर करिए, आपके पास टाइम है, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस किसमें मिलती है? एक सेकंड आप रुको। चलो, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हमें मिलती है फॉर कॉजलिटी, यानी जो इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है ना। तो वो हमें कहां से मिलते हैं? एक्सपेरिमेंटल में मिलते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी हमने कॉज की बात की। तो वो कॉज की बात जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है, ओके। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस किसकी है कॉजलिटी की? वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। One of the limitations of the case study is that case study की limitations कौन सी है, ठीक है, ये बताना आपको। There are few subjects for which it is applicable, कुछ ही सब्जेक्ट जो है इसके लिए applicable होते हैं। There are no control groups, control groups नहीं होते हैं। Say it requires a large and expensive sample size, इसमें large और expensive sample size होता है। None of the above। आप आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। ये टाइमर लगा हुआ है, यही टाइमर है इसके रिलेटेड, ओके, यस। तो लिमिटेशन बताने को केस स्टडी की, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है? देयर आर नो कंट्रोल ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप्स में नहीं होते हैं। किसमें? केस स्टडी में कंट्रोल ग्रुप्स नहीं होते, वो तो एक्सपेरिमेंटल में होते हैं, ओके, ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज टर्म्ड एज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किसको बोला जाता है, ठीक है, ये बताना आपको।
कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किसको बोला जाता है? हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन या ऑल द अबव। आपके पास ये वाला टाइमर है, आप इसको आंसर करिए 30 सेकंड में। यानी आपको बताना है कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन जो है किस रिसर्च मेथड को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज टर्म्ड एज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, है ना? किस रिसर्च मेथड को कंट्रोल ऑब्जर्वेशन बोला जाता है? बहुत अच्छा, इसे आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या? हिस्टोरिकल रिसर्च को बोला जाता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है? हाँ, ये ध्यान में रखना। देखो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया जाता है ना, हिस्ट्री को ऑब्जर्व किया जाता है, जो पास्ट होता है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। आप पास्ट रिसर्च स्टडीज होगी या पास्ट किसी भी के बारे में देखना होगा तो वो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में आ जाता है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते कुछ में 6 पीस को पढ़ लो और आंसर कर लो। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, फील्ड वर्क रिसर्च को किसमें क्लासिफाई किया जाता है? ए एम्पेरिकल, बी हिस्टोरिकल, सी एक्सपेरिमेंटल, डी है बायोग्राफिकल। सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च जो है इसको किसमें क्लासिफाई किया जाता है ये आपको बताना पड़ेगा। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है? एम्पेरिकल में इसको देखा जाता है, ठीक है। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है एम्पेरिकल में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसके आधार पे होती है? ऑब्जर्वेशन के, और बिना किसी प्रोसेस को मेजर करना होगा, या डायरेक्टली एक्सपीरियंस बाय द रिसर्चर, या डायरेक्टली एक रिसर्चर उसको एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब उसको मिलते हैं उससे एक्सपीरियंस, ठीक है। सो जो डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, एक थ्योरी के साथ या हाइपोथेसिस में इसको कंपेयर किया जाता है। जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ओके, सो वो चेंज नहीं होते हैं, वो रिजल्ट जो होते हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मतलब मिले जुले हुए होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन में 7 पीस को पढ़ो और आंसर कर लो। द टर्म फिनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, फिनोमेनोलॉजी किसके साथ रिलेटेड है ये बताना आपको। क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सी कोरिलेशनल स्टडी, डी है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सबू का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, आपको इस 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। फिनोमेनोलॉजी जो है ये प्रोसेस जो है किसके साथ रिलेटेड है ये आपको बताना है। क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशनल स्टडी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सबू का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वालिटेटिव रिसर्च में मतलब ये रिलेटेड है क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ। फिनोमेनोलॉजी जो है ये टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च का, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। हाँ, तो चलते क्वेश्चन 8 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन कौन सा नहीं है? पैनल, क्रॉस सेक्शनल, ट्रेंड, बोथ ए एंड सी आर लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना आपको। चलो, सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट का क्रॉस सेक्शनल जो है, क्रॉस सेक्शनल देखो ये अलग है, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन अलग है, ठीक है, तो तभी क्रॉस सेक्शनल नहीं आ जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी किया जाता है बट एट अ टाइम, एक ही टाइम पे। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में क्या किया जाता है? डिफरेंट टाइम पे सेम ग्रुप को किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक दिन में एक ग्रुप को, उसी ग्रुप को दूसरे दिन में भी किया जाता है, 5 दिन के बाद उसी ग्रुप को भी स्टडी किया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो।
When a researcher starts with a different variable and moves backward, it is called, जब एक रिसर्च स्टार्ट करता है डिफरेंट वेरिएबल से काम और दोबारा वो पीछे चला जाता है, फिर बैक में दोबारा देखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टिव रिसर्च, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। जब एक रिसर्चर स्टार्ट करता है किससे? डिफरेंट वेरिएबल से, एंड मूव्स बैकवर्ड्स, और वापस चला जाता है फिर, तो इसको क्या कहते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसको रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। ठीक है, तो जब एक मतलब रिसर्चर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो रिसर्च करता है, तो वो पहले स्टार्ट किसे करता है? डिफरेंट वेरिएबल से, उसके बाद वापस चला जाता है। ठीक है, दोबारा देखता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। ओके, सो रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च जो होता है, इसमें एक पहले स्टडी की होती है किसी वेरिएबल पे, उसके बाद दोबारा देखा जाता है और उसको एग्जामिन करता है, दोबारा एक्सप्लोर करता है। ठीक है, कुछ उसमें कुछ शक जैसा रहता है, सस्पेंशन मतलब सस्पेक्शन रहते हैं, तो वो देखता है कि आउटकम्स की रिलेशनशिप देखता है जो बाकी स्टडी से हुई होती है। जो रेट्रोस्पेक्टिव एग्जांपल है, इसमें फॉर एग्जांपल a group of 100 people with AIDS might be asked about their lifestyle choices, यानी एक 100 people ले लेंगे जिनको एड्स होगी, तो उनकी लाइफ स्टाइल जो कि उसके बारे में बोला जाएगा, और मेडिकल हिस्ट्री जो देखी जाएगी, उनकी डिजीज जो है उसका ओरिजिन देखा जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड ग्रुप ऑफ 100 पीपल है, उनको विदाउट एड्स होंगे, तो उस पर भी स्टडी की जाएगी और उनको आपस में कंपेयर किया जाएगा। उनका यानी जो 100 पीपल जिनके एड्स है और जो 100 पीपल जिनको एड्स नहीं है, दोनों को कंपेयर किया जाएगा आपस में, फिर उसी ग्रुप उसी मतलब लाइफ स्टाइल उनका देखा जाएगा। ठीक है, उनका डिजीज के बारे में, मतलब ये कैसे लगी उनको डिजीज। ठीक है, तो ये देखा जाएगा। सो आई होप यू गॉट इट। ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहलाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ और आंसर करता है। एसेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट मेथड इज, सो एक्सपेरिमेंट मेथड का एसेंस क्या है, सोल क्या है, वो आपको बताना है। करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बी ऑब्टेनिंग डायरेक्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट्स अबाउट देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, से केयरफुल मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, दे आर यूजिंग कंट्रोल टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शंस। आप सब आंसर कर लो, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। पूरे 20 क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, हाँ, तो आप आंसर करिए सब। सोल क्या होता है एक्सपेरिमेंट मेथड का? एसेंस क्या होता है? एसेंस मींस सोल। ठीक है, यस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यूजिंग कंट्रोल टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शंस, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करते हैं, हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शंस की, इन्हें कंट्रोल करके हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which research paradigm is based on the pragmatic view of reality? pragmatic view पे कौन सा रिसर्च पैराडाइम है? ठीक है, ए क्वांटिटेटिव रिसर्च, बी क्वालिटेटिव रिसर्च, सी मिक्सड रिसर्च, डी नन ऑफ द अबव। यानी क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च है pragmatic व्यू पे आधार, इसके आधार पे, या क्वालिटेटिव या मिक्सर। मिक्सर में दोनों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। आपके पास टाइम है, मैंने आपको टाइम दे दिया है, तो 10 सेकंड या 20 सेकंड में और दे दूंगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मिक्सड रिसर्च जो है वो प्रैग्मैटिक व्यू के आधारित पे है। ठीक है, ये रिसर्च पैराडाइम जो है मिक्सड रिसर्च, उसमें दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आ जाते हैं। सो प्रैग्मैटिक व्यू पे यही है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। इसको देखते हैं। जो इट इज द मोस्ट सुटेबल मेथडोलॉजी एज कंपेयर्ड टू अनदर रिसर्च पैराडाइम बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स यूज द क्वालिटेटिव पैराडाइम फॉर वन स्टेट एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम फॉर अनदर स्टेट। यानी एक सुटेबल मेथडोलॉजी मानी जाती है, इसको कंपेयर जब किया जाता है दूसरे रिसर्च पैराडाइम के साथ, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो यूज करता है दोनों, क्वालिटेटिव पैराडाइम भी और क्वांटिटेटिव पैराडाइम भी। पहले एक स्टेज में वो क्वालिटेटिव करता है, दूसरे स्टेज में वो क्वांटिटेटिव करता है, तभी इसको मिक्सर मेथड रिसर्च भी बोलते हैं और ये
इसके बेस क्या है, वो है pragmatic view of reality. Okay, so I hope you got it. चलते क्वेश्चन 12 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. Which research paradigm is not much concerned about generalizing its findings? यानी कौन सा ऐसा रिसर्च पैराडाइम है जो अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज नहीं करता है, ठीक है. इज नॉट मच कंसर्न अबाउट जनरलाइजिंग इट्स फाइंडिंग्स, यानी अपने फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर देती है. ऐसी कौन सा रिसर्च पैराडाइम है? क्वांटिटेटिव रिसर्च, बी क्वालिटेटिव, सी मिक्सड रिसर्च, डी नन ऑफ द अबव. आप सबको का आंसर आना चाहिए. वेरी गुड. थोड़ा सा रुकते हैं इस पे, देखता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वालिटेटिव रिसर्च है जो अपने फाइंडिंग्स जो है जनरलाइज फाइंडिंग, अपने फाइंडिंग्स को जनरलाइज ज्यादा नहीं करता है. नॉट मच, ज्यादा अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज नहीं करता है, ठीक है. सो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन 13 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसको कौन सा डिस्क्राइब करता है ज्यादा से? इनमें स्टेटमेंट बताना आपको. The collection of non-numerical data. B है an attempt to confirm the researcher's hypothesis. C research that is exploratory. D है research that attempts to generate a new theory. सबको का आंसर आना चाहिए. वेरी गुड. बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए सब. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. बी पार्ट क्या है? अटेम्प्ट टू कंफर्म द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिस्क्राइब करता है कि ये कंफर्म करता है जो हाइपोथेसिस होती है, जो हमने हाइपोथेसिस ले ली होती है उसको टेस्ट करती है, ठीक है. ज्यादा डिस्क्राइब इसको यही करता है. रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू जनरेट ए न्यू थ्योरी जो होती है, तो ये क्वालिटेटिव में भी होता है, क्वांटिटेटिव में भी होता है, ठीक है. तो ऐसे जो ये वाला है रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, कंफर्म करता है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है. हाँ, तो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन 14 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाँ, ये आपको बताना. इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ये एक न्यूमेरिकल डेटा पे आधारित है. बी है इट कैन प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट. ये एक नॉलेज दे सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट पे. सी है इट यूजेस द डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड. डी ऑल दैट. आप आंसर करिए सर. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. इट कैन प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट पे ये इंपॉर्टेंट नॉलेज को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है. कौन? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, सो जितने हमने पढ़ लिया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट जरूर देखा जाता है. ओके, तो देख करते क्वेश्चन 15 पे इसका पढ़ लो और आंसर कर लो. Which type of research is likely to provide the strongest evidence about the existence of cause and effect relationships? Cause and effect relationships के बीच में कौन से एक strongest evidence दिखाता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, नन ऑफ द अबव. देखो अगर आपने क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान दिया होगा तब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर करने में. वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा. देखो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर देखा जाएगा. सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. एक्सपेरिमेंट रिसर्च है, मैंने पहले भी किया है क्वेश्चन बोला. देखो क्वेश्चन सेम आया है बट थोड़ी सी लैंग्वेज को इधर उधर किया गया है, ठीक है. सो ये ध्यान में रखना. आप चलते क्वेश्चन 16 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. रिसर्च इन विच द रिसर्चर यूजेस द क्वालिटेटिव पैराडाइम फॉर वन फेज एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम फॉर अनदर फेज नोन एज. देखो इजी क्वेश्चन है, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा. एक स्टेज में वो क्वालिटेटिव यूज कर, दूसरे स्टेज में वो क्वांटिटेटिव यूज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है. चलो किसी को गलत नहीं होना चाहिए. एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मिक्सड मेथड रिसर्च. ज्यादा टाइम मैं नहीं दे दूंगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है.
वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन, इसका आंसर डी पार्ट मिक्सर मेथड रिसर्च जो है, इसको एक मतलब मिक्सर मेथड में पहले हम क्वालिटेटिव को यूज करते हैं, उसके बाद दूसरी स्टेज में क्वांटिटेटिव यूज करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन में 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हिच फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ प्रीमाइसेस, यानी किस तरह की रीजनिंग जो है ये वहां से निकल के आती है एक स्पेसिफिक कंक्लूजन प्रीमाइसेस। ठीक है, क्या वो रेशनलिज्म है, डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, प्रोबेबिलिस्टिक है? सब आंसर कर लो। वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, जिन्हें स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल के कहां से, प्रीमाइसेस से। ओके, सो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। रिसर्च दैट इज डन टू एग्जामिन द फाइंडिंग्स ऑफ समवन एल्स यूजिंग द सेम वेरिएबल्स बट डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड, यानी वो रिसर्च जो की जाती है, हम देखते हैं फाइंडिंग्स किसी के जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स को यूज करते हैं बट डिफरेंट सम वेरिएबल्स यूजिंग द सम वेरिएबल्स, हम उसमें कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं बट डिफरेंट पीपल हम यूज करते हैं उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेशन, हाइपोथेसिस, रेप्लिकेशन, एम्पिरिसिज्म। यानी वो रिसर्च जिसको किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, उसके फाइंडिंग्स को एग्जामाइन किया जाता है, देखा जाता है उसके फाइंडिंग्स को। ठीक है, द सेम वेरिएबल्स बट डिफरेंट पीपल, सेम वेरिएबल्स रहते हैं बट लोग जो होते हैं, पॉपुलेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। पॉपुलेशन या सैंपल वो डिफरेंट होता है बट वेरिएबल सेम रहते हैं। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट, रेप्लिकेशन इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें किसी को मतलब जो कॉपीइंग होती है, रेप्लिकेशन मींस कॉपीइंग होती है। ठीक है, और जब कॉपी ऑफ समथिंग, किसी कॉपी है, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, जब एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है, एंड द रिजल्ट इज फ्रॉम द ओरिजिनल और रिप्रोड्यूस्ड, और जो रिजल्ट्स आते हैं ओरिजिनल से उसको निकाला जाता है और रिजल्ट्स को देखा जाता है। सो ये एक एग्जांपल है रेप्लिकेशन की स्टडी की, है ना। सो ए कॉपी ऑफ ए पेंटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेप्लिकेशन, एक पेंटिंग की कॉपी जो है वो एक एग्जांपल बनती है रेप्लिकेशन की। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which scientific method is a top down और confirmatory approach? किस साइंटिफिक मेथड को टॉप डाउन या कन्फर्मेटरी अप्रोच बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, हाइपोथेसिस मेथड, पैटर्न मेथड। सब आंसर कर लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए। वेरी गुड, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डिडक्टिव मेथड उसको बोलते हैं, टॉप डाउन जो अप्रोच है या कन्फर्मेटरी अप्रोच जो है उसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, सो ये ध्यान में रखना, आप टॉप डाउन डिडक्टिव मेथड को बोलते हैं। Which scientific method is the bottom up or generative approach to research? बॉटम अप किसको बोलते हैं? डिडक्टिव को या इंडक्टिव को या हाइपोथेसिस मेथड को या पैटर्न मेथड? आप आंसर करिए। इजी क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, सो आज 20 क्वेश्चन थे। सो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो आप। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट, इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच या हम बोलते हैं जनरेटिव अप्रोच, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ओके, तो टॉप डाउन डिडक्टिव को बोलते हैं, इंडक्टिव को बोलते हैं बॉटम अप। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। इंडक्टिव मेथड जो है ये जनरेट करते हैं न्यू थ्योरी, है ना, जो डेटा से आती है न्यू थ्योरी, तो इंडक्टिव मेथड कहलाता है।
डिडक्टिव मेथड में हमारा एम होता है कि हम थ्योरी को टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट कर ले। इट इज एम्ड एंड टेस्टिंग थ्योरी, या फिर थ्योरी को टेस्ट किया जाता है डिडक्टिव में। सो इंडक्टिव मेथड में ये हमें न्यू नॉलेज देता है। सो डिडक्टिव जो है ये हमें न्यू नॉलेज नहीं देता, यहाँ पे ऑलरेडी नॉलेज प्रेजेंट होती है डिडक्टिव में। इसमें इंडक्टिव मेथड में हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलती है और फिर उन पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जनरल प्रेमाइसेस होते हैं और स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल के प्रेडिक्ट करते हैं हम। इसमें इंडक्टिव मेथड में पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, डिडक्टिव मेथड में हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। इंडक्टिव मेथड को हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं और डिडक्टिव मेथड को हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं या कन्फर्मेटरी अप्रोच भी बोलते हैं। इंडक्टिव मेथड को हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं यहाँ से, सो डिडक्टिव मेथड में जनरल स्पेसिफिक जाते हैं। इंडक्टिव मेथड में हम प्रोबेबल कंक्लूजन निकालते हैं। इसमें डिडक्टिव में हम कंक्लूजन जो होता है वो ट्रू हो सकता है, द कंक्लूजन इज ट्रू इफ द प्रेमाइस आर ट्रू। यानी कंक्लूजन तभी ट्रू होगा जब प्रेमाइस ट्रू होंगे। सो इंडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, पहले एग्जाम्पल बोलते हैं, यानी जहां भी पहले एग्जाम्पल बोला जाएगा वो इंडक्टिव मेथड है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में हम पहले रूल को या थ्योरी को अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल बोलते हैं। जब लास्ट पे एग्जाम्पल बोल देंगे दैट इज डिडक्टिव मेथड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो ये इसका हिंदी पढ़े, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अपना फीडबैक दे दीजिए क्योंकि आपका फीडबैक जो वैल्यूएबल है। तो अगर आपको कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, उसको हम अटेंड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।